107.8 FM हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज। किस्सा है जिंदगी, किस्सा है जिंदगी, किस्सा है जिंदगी। वो ट्रेन के रिजर्वेशन के डब्बे में बाथरूम की तरफ वाली एक्स्ट्रा सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि थोड़ी सी घबराहट है उसके दिल में कि कहीं टीसी ने आकर पकड़ लिया तो। कुछ देर तक तो पीछे पलट पलट कर वो टीसी का इंतजार करती रही। शायद सोच रही थी कि थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी। देखकर यही लग रहा था कि जनरल डब्बे में चढ़ नहीं पाई, इसलिए इसमें आकर बैठ गई। सामान के नाम पर उसकी गोद में रखा एक छोटा सा बैग दिख रहा था। मैं बहुत देर तक कोशिश करता रहा, पीछे से शायद उसे देख पाऊं, उसका चेहरा दिख जाए, लेकिन हर बार असफल रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो भी खिड़की पर हाथ टिकाकर सो गई और मैं भी वापस से अपनी किताब पढ़ने लग गया। लगभग 1 घंटे के बाद टीसी आया और उसे हिलाकर उठाया। कहाँ जाना है बेटा? अंकल, अहमदनगर तक जाना है। टिकट है? नहीं अंकल, जनरल का है, लेकिन वहाँ चढ़ नहीं पाई इसलिए इसमें बैठ गई। अच्छा ठीक है, 300 रुपये की पेनल्टी लगेगी। ओह अंकल, मेरे पास तो लेकिन 100 ही रुपये है। ये तो गलत बात है बेटा, पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी। सॉरी अंकल, मैं अगले स्टेशन पर जनरल में ही चली जाऊंगी। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, कुछ परेशानी आ गई थी इसलिए जल्दबाजी में घर से निकल आई और ज़्यादा पैसे रखना भूल गई। यही बोलते बोलते वो लड़की रोने लगी। टीसी ने उसे माफ़ किया और 100 रुपये में उसे अहमदनगर तक उस डब्बे में बैठने की परमिशन दे दी। टीसी के जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी ओर देखकर हंस तो नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फ़ोन किया और कहा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। अहमदनगर स्टेशन पर कोई जुगाड़ करा के उसके लिए पैसे भिजवा दे, वरना वो समय पर गांव नहीं पहुंच पाएगी। मेरा मन उथल पुथल हो रहा था। न जाने क्यों उसकी मासूमियत देखकर उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस कर रहा था। दिल कर रहा था कि उसे पैसे दे दूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत, लेकिन एक अजनबी के लिए इस तरह बात करना थोड़ा मुश्किल था। उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि उसने कुछ खाया पिया नहीं है, शायद सुबह से, और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद मैं कुछ उपाय निकालने लगा जिससे कि मैं उसकी मदद कर सकूं और उसे कुछ गलत भी ना लगे। फिर मैंने एक पेपर पर नोट लिखा। बहुत देर से तुम्हें परेशान होते हुए देख रहा हूँ। जानता हूँ कि एक अजनबी हम उम्र लड़के का इस तरह तुम्हें नोट भेजना अजीब ही होगा और शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, इसलिए ये 500 रुपये दे रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान न लगे इसलिए मेरा एड्रेस भी लिख रहा हूँ। जब तुम्हें सही लगे मेरे एड्रेस पर पैसे वापस भेज सकती हो। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि तुम वापस करो। अजनबी हमसफ़र। एक चाय वाले के हाथों से मैंने वो नोट देने को कहा और चाय वाले को मना किया कि उसे ना बताए कि वो नोट मैंने भेजा है। नोट मिलते ही उसने 2-3 बार पीछे पलट कर देखा कि कोई उसकी तरफ देखता नजर आए तो उसे पता लग जाए कि वो नोट किसने भेजा है। लेकिन मैं तो नोट भेजने के बाद ही मुंह पर चादर डालकर लेट गया था। थोड़ी देर बाद चादर का कोना हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट महसूस की। लगा जैसे कई सालों से इस एक मुस्कुराहट का इंतजार था। उसकी आंखों की चमक ने मेरा दिल उसके हाथों में जाकर थमा दिया। फिर चादर का कोना हटा हटाकर हर थोड़ी थोड़ी देर में उसे देखकर जैसे
मैं सांस ले रहा था। पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। जब आंख खुली तो वो वहाँ नहीं थी। ट्रेन अहमदनगर स्टेशन पर ही रुकी थी और उस सीट पर एक छोटा सा नोट रखा था। मैं झटपट मेरी सीट से उतरकर उसे उठाने चला गया। उस पर लिखा था, थैंक यू मेरे अजनबी हमसफ़र, आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी माँ आज मुझे छोड़कर चली गई है। घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसलिए आनन फानन में जा रही हूँ। आज आपके इन पैसों से मैं अपनी माँ को शमशान जाने से पहले देख पाऊंगी। आज से मैं आपकी कर्जदार हूँ। उस दिन से उसकी वो आंखें और उसकी मुस्कुराहट जैसे मेरे जीने की वजह थी। हर रोज़ पोस्टमैन से पूछता था, शायद किसी दिन उसका कोई ख़त आ जाए। आज 1 साल बाद एक ख़त मिला। आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन ख़त के ज़रिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह का पता लिखा था और आखिर में लिखा था, अजनबी हमसफ़र। अगली बार फिर मुलाकात होगी जिंदगानी के एक नए किस्से के साथ। किस्सा है जिंदगी में।